और तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है देश में, संविधान में कोई जगह नहीं है। संविधान तानाशाही की इजाज़त नहीं देता किसी को। अगर ये साइन दानिश अली के होते तो हो गया था दानिश अली का भी काम। बच्चों ने रियल ड्रिल करके कम से कम आपको आगाह कर दिया कि बेवकूफ़ हो, अपनी सुरक्षा को बढ़ाओ। क्या उन्होंने किसी को मारा वहाँ पर या किसी के ऊपर बोतल फेंकी है, किसी को चोट पहुँचाई? इससे पहले ईवीएम पर कोई फैसला होगा सर? होना चाहिए, मगर हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संसद में वो हुआ 13 दिसंबर को जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2001 में जिस तरीके से संसद पर आतंकी हमला हुआ था, कहा जा रहा है एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर दूसरे कौम का कोई आरोपी होता तो अब तक भूचाल आ जाता, अगर आरोपी मुसलमान होते तो अब तक बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती। हमारे साथ हैं बलराज मलिक सर, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। आइए इनसे मामले को समझते हैं। बलराज सर, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब देख देख के ही कार्रवाई होती है। पहले तो आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि जो घटना हुई संसद में उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, देश भगत बच्चे और देश के युवाओं ने एक दुस्साहस किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दुस्साहस किसी प्रेशर में किया है। बच्चों को लगता है, देश के लोगों को कई बार हो सकता है कि भाई आवाज़ नहीं उठ रही, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। 13 महीने किसानों को बैठना पड़ा, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे दूसरे देश के घुसपैठिए हों। किसी को आतंकवादी बताया गया, जो भी किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाए उसी को कुछ ना कुछ तो हम यानी लाछन लगाने का काम हुआ। तो इस तरीके से अपनी जान का रिस्क लेके बच्चों ने बड़ा भारी दुस्साहस किया। उनकी जान ये बच्चे नहीं है, बड़े बड़े हैं ये लोग। कितने बड़े हैं? 40 साल 42 साल उम्र है। और 40 साल 42 साल में देश का माहौल ऐसा हो रहा है, बच्चे बेचारे नौकरी के इंतज़ार में रहते हैं। कईयों को नौकरी नहीं मिलती, 30 35 साल नौकरी नहीं मिलती। और बच्चे हों चाहे बड़े भी हों, यंग हैं, यंग तो कह सकते हैं। दुस्साहस तो किया, दुस्साहस किया क्योंकि उनकी जान जा सकती थी। कोई भी सिक्योरिटी वाला उनको गोली मार सकता था, बाहर भी मार सकता था। कौन पूछता फिर गोली मार दी तो क्या इनकी फांसी होगी अब? ना, किस बात की फांसी होगी? इनका मकसद क्या था? इनका मकसद कोई किसी को मारने का थोड़ा था। किसी को भी जुर्म में मेंसरिया, उसका मकसद क्या है, उसके दिल में क्या है, उस बात पे ध्यान किया जाता है कि सर्कमस्टांस क्या थे और उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने किसी को मारा है वहाँ पर या किसी के ऊपर बोतल फेंकी है, किसी को चोट पहुंचाई है? सर, एक पल के लिए तो लोगों को घबरा दिया ना, पूरे देश को चौंकाया ना। इसलिए बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उनके दुस्साहस से 2 फायदे हो गए देश के। सर? एक तो शुक्र है उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था या पार्लियामेंटेरियन ने, पुलिस वालों ने उनको गोली नहीं मारी, उनकी भी जान बच गई। दूसरा, उन्होंने देश पे ये एहसान किया कि तुम मॉक ड्रिल करते रहते हो और अपनी सुरक्षा को अभेद अचूक बताते रहते हो। इन बच्चों ने रियल ड्रिल करके कम से कम आपको आगाह कर दिया कि बेवकूफ़ हो, अपनी सुरक्षा को बढ़ाओ। तो इसलिए इस बात के लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं ये बच्चे कम से कम। और सरकार को इस बात की बड़ाई करनी चाहिए उनकी। दुस्साहस की हम बड़ाई नहीं कर सकते, दुस्साहस किया जान जा सकती थी। सर, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया, सज़ा होगी अब। अरे जुडिशरी बैठी है, देखेगी क्या होगा। और जुडिशरी को ये सारे कान और आँख खुले रखने ही चाहिए, रखती है। किसी भी केस में लॉ भी है, सर्कमस्टांसिस भी है, फैक्ट भी है, मेंसरिया भी है, उसके उस अपराध करने की दिमाग में क्या शरारत थी, बहुत सारी बातें हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए मैं यहाँ परिसर में खड़ा हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट में घुस जाऊँ ऐसे तोड़ के, दीवार फाँद के, तो सज़ा तो होगी ना मुझे? एनक्रोचमेंट की होगी। भाई, जो आपने गलत काम किया है वो सज़ा होगी, क्यों नहीं होगी? वो आपको काम नहीं करना चाहिए जी, ठीक है ना। और इस बार ये अपराधी तो बच्चे हैं नहीं, किसी का अपराधी बैकग्राउंड हो, फिर सज़ा के वक्त ये भी देखा जाता है कि बेचारे अपराधी तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ नोटिस की गई सर कि ये लोग जब भी सरकार के खिलाफ कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन हुआ उसमें शिरकत की। ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? अगर अन्याय किसी के साथ हो रहा है, एक के साथ अन्याय पूरे देश और दुनिया के साथ अन्याय होता है, और अन्याय में युवा साथ नहीं देंगे, युवा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बूढ़े बोलेंगे क्या? या वो लोग बोलेंगे जो सत्ता का मजे लूट रहे हैं, या वो लोग बोलेंगे जो देश को गलत तरीके से लूट के धन संचय कर रहे हैं। घुस के तो किसी को कोई गोली मार देगा संसद में कल को, तब इसीलिए तो दुस्साहस कह रहे हैं। बता दिया ना सरकार को, सरकार चौकन्नी हो जाएगी, फ्यूचर में इनकी जान बच जाएगी। अदरवाइज जान सुरक्षा से नहीं होती, किसी की जान बिल्डिंगों से नहीं बच सकती, सुरक्षा घेरा पट्टी से नहीं बचती। दुनिया में बहुत सारे लोग सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग सुरक्षा के अंदर मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग सुरक्षित बिल्डिंगों में मारे जाते हैं।
इसलिए आदमी ही आदमी की सुरक्षा है। इसलिए आदमी के साथ आदमी का बर्ताव मानवीय होना चाहिए, और वो मानवीय व्यवस्था में पॉसिबल है, वो शासन में पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र है और संविधान की मांग है देश में मानवीय व्यवस्था, मगर हो क्या रहा है? शासन मानसिकता, मैं मेरा ऑर्डर, पुलिस मारो गोली, ढा दो घर, फलाना कर दो, ये अमानवीय काम है। इनके दुष्परिणाम ही होंगे देश में। नीलम नाम की आरोपी ने कहा तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ, बिल्कुल ये डायलॉग किसी भी बच्चा कोई भी देश का उठाए, तानाशाही किसी को पसंद नहीं है, और तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है देश में, संविधान में कोई जगह नहीं है। संविधान तानाशाही की इजाज़त नहीं देता किसी को भी, और तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने की इजाज़त देता है राइट टू एक्सप्रेशन में। तो कई लोग असेंबली में, कई लोग कह रहे हैं संविधान ही बदल दिया जाएगा, ये आशंका कितनी सही है? कौन बदलेगा संविधान? ये जो वहम होता है ना, बिना लोगों को शामिल किए किसी चीज़ में कोई भी चीज़ बदलाव जो होते हैं वो बड़े विनाशक होते हैं देश और दुनिया के लिए। सर, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ही ऐसी बातें कर देंगे तो छुट भैया तो और उनको लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने कहा था एक इंटरव्यू में कि उससे हिसाब किताब मांगो पहले, तो उसने तनख्वाह जो जिस काम के लिए वो काम कितना किया है, आर्थिक असमानता कितनी कम हुई देश में, आर्थिक नीतियाँ आम आदमी के पक्ष में कितनी हुई है, ये बताओ। चले संविधान बदलने, आर्थिक इकोनॉमिक्स का पता नहीं और संविधान की बात करते हैं, बेवकूफ़ी है। सर, बड़ी चूक ये है कि अभी बॉडी स्कैनर भी संसद में नहीं लगा था। बॉडी स्कैनर लगाना चाहिए, उसके साथ एक और स्कैनर लगाना चाहिए क्या? कि जिसने भी झूठा एफिडेविट दे के एमएलए एमपी बनते हैं जो लोग, उनके सामने अपने आप वो गेट नहीं खुलेगा जब तक उनके अंदर से क्योंकि चोर आदमी के अंदर वाइब्रेशन दूसरी होती है। अगर उस पर लिख दो जिसने भी इलेक्शन में जो खर्चा किया है समय सीमा से ज़्यादा करके जो एफिडेविट देते हैं ना लोग, कितने केस हैं, शादीशुदा के नहीं हैं, ये सारा बताना पड़ता है। कई बार झूठ बोली है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक मंत्री भी झूठ बोल चुके हैं। अब खर्चा जो भी है 2 नंबर का पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है? इलेक्शन में खूब होता है। देश के युवाओं को शराब पीना, नशा करना, इलेक्शनों में बहुत सारे नए लोग शुरुआत करते हैं, और कहाँ से वो पैसा आता है? और वो सारा का सारा प्राइवेट लोगों का पैसा पकड़ा जाता है। जो सत्ता में लोग होते हैं, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, बहुत बार तो सरकारी ऑफिस, सरकारी गाड़ियों का मिसयूज होता है उसी काम के लिए। जो सरकार अगर गेट लग जाए कि जिसने एफिडेविट झूठा दिया है, ये मशीन उसको एंटर नहीं करने देगी पार्लियामेंट में, मुझे ऐसा लगता है कभी पार्लियामेंट आरोप है बीजेपी, मुझे लगता है कभी पार्लियामेंट ही खाली हो जाए देश की। अच्छा, आरोप है कि बीजेपी सांसद ने इनकी एंट्री कराई। हाँ, देखो, मैं इतना ये तो नहीं मानता, इसमें कोई साजिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका कोई पॉलिटिकल यूज़ करने के लिए इतना तो अपने को डीपली अभी सोच नहीं रहे, मगर एमपी तो साइन करते ही हैं लोगों पे जाने के लिए। वो तो हर एक एमपी कर ही सकता है, उसकी पावर है, और उसने भी ऐसे किए होंगे। कोई जानकार बताते हैं एमपी का, लड़के का फादर। अगर जब ये सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, मगर ये जरूर है कि इस पे उसने किए होते, तो जिसको आप शब्द कहते, क्या नाम था उसका एमपी का? दानिश। अगर ये साइन दानिश अली के होते तो हो गया था दानिश अली का भी काम और देश का भी काम। दानिश अली को कहते हैं भाई इसने गाली दी थी, इसने बदला लेने के लिए किया है, आतंकवादी है, उसको पार्लियामेंट से भी वो करते इलाज उसका, ऐसा होता और देश में झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन सर, सवाल एक ही है कि अगर आरोपी मुसलमान होते, एंट्री इन लोगों का मुसलमान सांसद ने कराया होता, जैसा आप कह रहे हैं कि दानिश अली ने कराया होता, तो भूचाल आता। क्या होता सर? बेवकूफ़ बन जाता देश, और देश को बेवकूफ़ बनाया जाता, और हो गया था ध्रुवीकरण। इसलिए अब कोई काम अगर किसी मुस्लिम समुदाय के नाम या किसी ईसाई समुदाय के नाम, किसी बौद्ध के नाम अगर कोई अपराध इलेक्शन तक दिखाया जाता है या उनको शामिल होना बताया जाता है, उसको झूठ माने पूरा देश, झूठ माने, क्योंकि मिसयूज़ हो सकता है सरकारी सिस्टम का और इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी। देश को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सर, अब राम मंदिर का गेट भी खुल रहा है, कहा जा रहा है गजब का ध्रुवीकरण होने वाला है, 24 में चुनाव आने वाला है। कुछ नहीं, मेजोरिटी को पता है कि कुछ मंदिर में फ़ायदा नहीं हुआ है दुनिया को, ना मंदिर में जाने से कोई फ़ायदा होने वाला। मंदिर का कार्यक्रम कुछ लोगों का है जिनको मंदिरों से फ़ायदा होता होगा, जिनको मंदिरों से आर्थिक फ़ायदा है, जिनको मंदिर से बिना काम किए फ्री फोकट में पैसा मिलता है। नहीं, सत्ताधारी पार्टी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है ना सर। अरे वो भावनाओं को भड़काती है। इसीलिए तो रिक्वेस्ट है पूरे देश की जनता से कि भावनाओं को भड़काने की कतई जरूरत नहीं। अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने देश पे, अपने समाज पे ध्यान दो, अपने पड़ोसियों के साथ बना के रखो। इससे बढ़िया कोई
मज़ा नहीं है। वो आपकी बात सुने या मोदी जी की बात सुने? आप अपनी बात सुनेंगे, हाँ। क्योंकि जो आदमी मानवता की बात करेगा लोगों को वही प्यारी लगती है, उसी पे चलता है देश हमेशा। देर सवेरे भावना में तो बहक जाता है देश, अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को प्यार करता है समाज, और उन्हीं लोगों को की बातें अच्छी होती हैं, वही बातें सर्वाइव करती है देश और दुनिया में, प्यार, मोहब्बत और अमन। लेकिन सर ये 9 साल जो थे उसको लेकर कहा जा रहा है बहुत विकास हुआ, देश प्रगति कर रहा है, अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन पहुंच गई, 5 ट्रिलियन का संकल्प था, बहुत विकास की बात कर रहे हैं लोग। कैसा विकास? कितने लोग मंगते हो गए इस देश में, मंगतों की संख्या बढ़ी है, जिनको निःशुल्क राशन की ज़रूरत पड़ती है, निःशुल्क बिजली की ज़रूरत पड़ती है, निःशुल्क दवाई की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या हुआ? इसका मतलब वो ट्रिलियन में उनका तो हिस्सा नहीं है। वो इकोनॉमी वहाँ पहुँचती तो आर्थिक समानता आती। ये नकली डेवलपमेंट है, नकली डेवलपमेंट, टोटल नकली, फर्जी डेवलपमेंट। ये फर्जी है, अमानवीय डेवलपमेंट है, अमानवीय डेवलपमेंट, अमानवीय डेवलपमेंट, इनह्यूमन डेवलपमेंट। तो लेकिन जनता तो इसी पर मोहित है। जनता कहीं राज्यों में सरकारें बन रही धड़ाधड़। अरे तभी तो ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं लोग। अच्छा, और क्या? ईवीएम में खेला है कुछ? 100%। सर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका आई है ईवीएम को लेकर। भाई अब जो मौके पे जज हैं वो देखेंगे। अपन जज होते तो इमीडिएट एक्शन लेते, तुरंत एक्शन लेते आप? तुरंत अगले दिन ही बुला लेते उसको, बल्कि बिना खबर पड़ के ही बुला लेते, याचिका की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहा जा रहा सीजीआई साहब बहुत एक्टिव हैं इस मामले में। एक्टिव हैं तो अब पता देश देख लेगा कितने एक्टिव हैं, देश देख लेगा कितने एक्टिव हैं। 24 से पहले ईवीएम पर कोई फैसला होगा सर? होना चाहिए, मगर लगता नहीं होगा। लगता नहीं है? नहीं, बैलेट पेपर की बहाली हो सकती है सर? होनी चाहिए पर लगता नहीं होगी। सर बैलेट से चुनाव कितना फ़ायदेमंद है? बैलेट पे ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को पता लगता है मैंने वोट किसको दिया है। और ईवीएम? ईवीएम पे कोई नहीं, पूरा शक होता है, पूरा शक। पूरा शक। यानी देश जो मांग कर रहा है ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, सही है? बिल्कुल 100% हाँ। सही है, और देश जो चाहता है वही होना चाहिए। देश की अगर बात नहीं मानी जाती उसी का नाम है तानाशाही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जाने माने एडवोकेट बलराज मलिक सर, जिन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों पर अपनी राय रखी। इनकी राय से आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। शुक्रिया।